Hello students, welcome to the online classes. My name is Vidhi Dixit. Today we are going to start a new chapter that is synthetic fibers and plastics. तो इस चैप्टर में हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं जो कि हमारे अराउंड प्रेजेंट होते हैं और जो प्लास्टिक होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सिंथेटिक फाइबर्स जो हमारे अराउंड हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, प्लास्टिक्स जो होते हैं वो हमारे अराउंड कितने टाइप्स के होते हैं, उनके क्या क्या यूजेस होते हैं और कहाँ कहाँ हम उनको यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्लास्टिक, वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कि वी सी मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग्स। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीजें जो हैं वो हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट हैं। उनमें से कुछ एक क्लोथ्स भी हैं, डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स होते हैं। उनके फैब्रिक्स हमें पता है कि किससे बने हुए होते हैं, वीविंग फाइबर से, यानी कि फैब्रिक जो बनता है वो किससे बनता है, थ्रेड से बनता है। थ्रेड को हम क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। और ये जो फाइबर है वो हमें अलग अलग सोर्सेज से मिलता है। कुछ नेचुरल सोर्सेज भी होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल सोर्सेज भी होते हैं। नेचुरल सोर्सेज में हम लोग अगर फाइबर को देखें तो प्लांट सोर्सेज भी होते हैं और एनिमल सोर्सेज भी होते हैं। नेचुरल फाइबर की अगर हम बात करते हैं और उसमें से प्लांट सोर्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट सोर्सेज से हमें कॉटन मिलता है, प्लांट सोर्सेज से हमें जूट मिलता है, हेम्प मिलता है, राइट। एनिमल सोर्सेज से अगर हम बात करें फाइबर की तो हमें एनिमल सोर्सेज से सिल्क जो होता है वो सिल्क वॉर्म से मिलता है। जो वूल होती है वो हमें यॉक से, गोट से, देन शीप से, रैबिट से, कैमल से, इन सब से हमें मिलता है। तो एक बहुत वैरायटी है हमारे पास अलग अलग तरीके की फाइबर की जो कि हमारे अराउंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। आर्टिफिशियल फाइबर भी सिमिलरली हमारे पास बहुत सारे तरीके का होता है। जैसे कि आर्टिफिशियल फाइबर की अगर हम बात करें तो नायलॉन, रेयॉन, टेरिकॉट, टेरिलीन, तो ये सारे तरीके के जो फाइबर्स हैं वो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं जिनको कि फैक्ट्रीज में या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में इनको बनाया जाता है, राइट। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने कॉटन, वूल और सिल्क के बारे में पढ़ा जो कि नेचुरल फाइबर्स हैं और उनको हम प्लांट सोर्सेज से लेते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स जिनको हम दूसरा नाम जिनका होता है आर्टिफिशियल फाइबर्स, क्या बोलते हैं उनको हम लोग, आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो ये फाइबर्स तीन नाम है एक ही चीज के, आर्टिफिशियल फाइबर, चाहे वो हो सिंथेटिक फाइबर या हो मैन मेड फाइबर, ये तीनों नाम एक ही चीज के, यानी कि वो फाइबर जिनको आदमी खुद बनाता है फैक्ट्रीज के अंदर आर्टिफिशियल मटेरियल्स की हेल्प से, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल या सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर। अब ये जो फाइबर्स होते हैं इनको हम लोग अलग अलग हाउस होल्ड जो आर्टिकल्स होते हैं उनको बनाने के काम में लेते हैं, ठीक है। तो हाउस होल्ड आर्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे नेचुरल फाइबर से भी बने हुए हो सकते हैं और आर्टिफिशियल फाइबर से भी बने हुए हो सकते हैं। तो ये अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स को डिटेल में, क्योंकि प्रीवियस जो जूनियर क्लासेस हैं उनमें हम लोगों ने नेचुरल फाइबर्स के बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स को। तो सिंथेटिक फाइबर्स में हमें पता है कि अगर हमें पेपर क्लिप बनाना हो या चेन बनानी हो या नेकलेस बनाना हो तो उसके हम अंदर हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें एक नेकलेस बनाना है तो हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे बीड्स जो होते हैं उनको किसकी हेल्प से ज्वाइन कर लेते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं एक थ्रेड की हेल्प से, ठीक है। और थ्रेड की हेल्प से ज्वाइन करने के बाद हमारा जो नेकलेस है वो बनकर तैयार हो गया। सिमिलरली अगर हमें पेपर क्लिप्स को ज्वाइन करना है, उनकी एक लंबी चेन बनानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारी पेपर क्लिप्स को लेंगे और किसी एक धागे से उनको बांध देते हैं जिससे उसकी एक चेन बन जाती है। तो आपने देखा कि इनके बीच में सिमिलैरिटी क्या है। सिमिलैरिटी ये है कि ये जो हमने छोटे छोटे बीड्स देखे, ऐसे बहुत सारे बीड्स बनाने के, ऐसे बहुत सारे बीड्स जब मिलकर ज्वाइन करेंगे तभी हमारा एक नेकलेस बनकर तैयार होगा। तो इसका मतलब उसके अंदर एक सिंगल यूनिट क्या हुई, सिंगल यूनिट हुई हमारा ये एक बीड। ऐसे ही बहुत सारे बीड्स मिलकर इस नेकलेस को बनाएंगे, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम सिंथेटिक फाइबर्स की बात करते हैं ना तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर यूनिट के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तभी हमारा सिंथेटिक फाइबर जो है वो बनकर तैयार होता है। तो ये जो यूनिट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोनोमर। क्या बोलते हैं, मोनोमर। ऐसे बहुत सारे मोनोमर्स यानी कि ये बीड्स जब आपस में कंबाइन करेंगे तो उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, पॉलीमर्स। तो एक सिंथेटिक फाइबर जो होता है, इट इज अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स।
सिंथेटिक फाइबर जो होता है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल दिया हुआ है बीड्स, तो ये जो है ये सारे क्या है, बीड्स हैं। बीड्स को हमने किससे बांधा हुआ है, किसी धागे के हेल्प से बांधा हुआ है। तो उसके अंदर ये जो बीड है ना, एक बीड, इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमर। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मोनोमर्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर्स। और इस प्रोसेस को, जिसमें बहुत सारे मोनोमर्स को आपस में से ज्वाइन कराया जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। और इनको हम लोग फैक्ट्रीज में कैरी आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने पॉलीमर के बारे में पढ़ा। तो पॉलीमर जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मैनी, ठीक है। और मर का मतलब होता है पार्ट या यूनिट, यानी कि पॉलीमर का मतलब क्या हुआ, पॉली प्लस मर, इससे बना हुआ है। पॉली का मतलब हुआ, ये ग्रीक वर्ड है, तो मतलब होता है मैनी, और मेर का मतलब होता है यूनिट्स। तो मैनी यूनिट्स, many such units when they will combine with each other, then this results in the process which is known as polymerization. तो polymerization से हम लोग synthetic fibers का formation करते हैं। पॉलीमर्स जो होते हैं वो नेचर में भी होते हैं, जैसे कि कॉटन जो है, कॉटन जो होता है वो किस पॉलीमर से बना हुआ होता है, वो बना होता है सेल्यूलोज से। तो सेल्यूलोज की जब बहुत सारी यूनिट्स कंबाइन करती हैं, सेल्यूलोज के अंदर जो यूनिट्स कंबाइन कर रही हैं उनको हम बोलते हैं ग्लूकोज। जब बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट्स आपस में कंबाइन करती हैं, तब जाके बनता है हमारे पास सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज से अल्टीमेटली हमारे पास बनकर तैयार होती है कॉटन, और कॉटन से हम क्या बनाते हैं, डिफरेंट तरीके के फैब्रिक, ठीक है। सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज रेयॉन। कौन सा है, रेयॉन। रेयॉन जो होता है, इसको हम लोगों ने थोड़ा सा क्लास 7 में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। और हमने पढ़ा है कि सिल्क जो है वो सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन होता है, ठीक है। सबसे पहले सिल्क को ऑब्टेन किया गया था चाइना के अंदर, चाइना में ही सिल्क का ओरिजिनेशन हुआ था। सिल्क जो है वो एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर है, सम फॉर्म्स ऑफ विच कैन बी वीवन इनटू टेक्सटाइल्स, जिनको हम लोग टेक्सटाइल्स में भी इनकी वीविंग कर सकते हैं। बेस्ट सिल्क जो होता है, जो कि ऑब्टेन किया जाता है, विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द cocoons ऑफ द लार्वा, ठीक है। और वो कौन से सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन होता है, उसको हम बोलते हैं मलबरी सिल्क, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, मलबरी सिल्क। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, साइंटिस्ट जो थे उन्होंने उसी सिल्क की प्रॉपर्टीज वाला ही एक फाइबर जो है आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया, यानी कि सिल्क जैसी ही उसके अंदर शाइन होती है, सिल्क जैसा ही उसका टेक्सचर होता है, उसको आर्टिफिशियली भी सिंथेसाइज कर दिया। क्योंकि सिल्क वॉर्म की जो कल्टीवेशन होती है, उनकी रेयरिंग जो होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है और कुछ रीजन्स में ही लिमिटेड होती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए साइंटिस्ट ने देखा कि सिल्क जो होती है उसकी प्रॉपर्टीज काफी अच्छी होती हैं, काफी मजबूत वो फैब्रिक होता है, ड्यूरेबल होता है, तो उसको, और शाइन भी काफी अच्छी होती है। तो उनको देखते हुए साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियली उस फाइबर को सिंथेसाइज किया, जिसको हम आज रेयॉन के नाम से जानते हैं। तो रेयॉन का दूसरा नाम होता है आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है। इसको आर्टिफिशियल सिल्क इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो टेक्सचर होता है वो बिल्कुल सिल्क जैसा होता है, और इसकी जो शाइन होती है वो भी कैसी होती है, सिल्क जैसी ही होती है, ठीक है। दो रेयॉन को हम लोग कहाँ से सिंथेसाइज होता है, रेयॉन जो होता है वो नेचुरल सोर्स से सिंथेसाइज कंप्लीटली नहीं होता है, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग वुड पल्प का भी यूज करते हैं। अब वुड पल्प कहाँ से मिलता है, वुड पल्प एक प्लांट सोर्स है, ठीक है। तो वुड पल्प को हमने कहाँ से लिया, प्लांट सोर्स से लिया है। तो कंप्लीटली हम इसको नेचुरल फाइबर नहीं बोल सकते, या कंप्लीटली आर्टिफिशियल फाइबर नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर प्लांट सोर्स का भी यूज किया है। तो इस तरह से ये जो फाइबर होता है रेयॉन जिसको हम बोल रहे हैं, थोड़ा चीपर होता है, यानी कि सस्ता होता है सिल्क से, और हम लोग इसको सिल्क जैसी प्रॉपर्टीज हमें इसके अंदर देखने को मिलती है, और हम इसको वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स में भी डाई कर सकते हैं। और रेयॉन को अगर हम लोग कॉटन के साथ मिक्स करें ना, तो उससे हम लोग बेडशीट्स भी बना सकते हैं, कारपेट्स भी बना सकते हैं। तो आप देखते हैं कारपेट में हल्की हल्की शाइन भी होती है, बेडशीट्स में भी शाइन होती है, और टेक्सचर जो होता है वो भी हमें उसका सिल्क जैसा मिलता है। तो इस तरह से हम लोग आर्टिफिशियल फाइबर का यूज करके उससे हम लोग अलग अलग तरीके के आर्टिकल्स को बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास नायलॉन। नायलॉन जो है ना,
वो दो वर्ड से बना है। नायलॉन की जो डिस्कवरी है, नायलॉन में NY जो होता है, इट स्टैंड्स फॉर न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, एंड लॉन स्टैंड्स फॉर लंदन, यानी कि न्यूयॉर्क और लंदन दोनों में ही, दोनों की जगहों पर इस फाइबर के ऊपर रिसर्च हो रही थी। दो अलग अलग साइंटिस्ट जो हैं वो इस फाइबर के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, और दोनों ही एक ही जगह पर इस फाइबर में आगे डिस्कवरीज हुई। उसी लिए इसका नाम जो पड़ गया, न्यूयॉर्क और लंदन दोनों का कंबाइन करके पड़ गया नायलॉन। तो नायलॉन जो है सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर, हम रेयॉन को नहीं बोलेंगे क्योंकि रेयॉन जो है कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर नहीं है, क्योंकि वहां पर प्लांट सोर्स यानी कि वुड पल्प का यूज किया गया था। तो नायलॉन जो है वो सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर है जो कि प्रिपेयर किया गया यूजिंग, विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ नेचुरल मटेरियल, यानी कि कोई भी नेचुरल मटेरियल यहाँ पर यूज नहीं किया गया। ठीक है, चाहे वो प्लांट से हो चाहे एनिमल्स हो, किसी को भी यूज नहीं किया गया था। कंप्लीटली फैक्ट्रीज में इसको केमिकल्स की हेल्प से इस फाइबर को बनाया गया था। 1931 में इसको बनाया गया था। और नायलॉन जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, लाइट है एंड इजी टू वॉश है। जैसे सिल्क को वॉश करना इजी नहीं है क्योंकि हम उसको वॉश नहीं कर सकते अपने घर पर, उसे हमें ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है। नायलॉन एक ऐसा फैब्रिक है जिसको ड्राई क्लीनिंग की जरूरत नहीं होती है, आप उसको इजीली कैरी कर सकते हैं, इजीली इसको वॉश कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि ये फैब्रिक, और स्ट्रॉन्ग स्टील की वायर जो होती है ना, उससे भी इसका जो फैब्रिक होता है उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि इसके जो कपड़े होते हैं वो जल्दी से फटते नहीं। दैट इज वाई इट इज मेक, तो हमारे जो रोप्स होते हैं, हमारे जो टूथ ब्रशेज होते हैं, हमारी कार की जो सीट बेल्ट होती हैं, इवन सॉक्स जो होती हैं कभी कभार, वो भी किसकी बनी हुई होती हैं, नायलॉन की बनी हुई। और पैराशूट्स जो होते हैं, रोप्स जो होती हैं जो कि रॉक क्लाइंबिंग के लिए यूज होती हैं, उनका मजबूत होना काफी जरूरी होती है क्योंकि उससे कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए जो रोप्स जो यूज की जाती हैं क्लाइंबिंग के लिए या पैराग्लाइडिंग के लिए या पैराशूट्स के लिए, वो भी किससे बने हुए होते हैं, नायलॉन से बने हुए। तो नायलॉन के कपड़े भी हैं, नायलॉन के कर्टेन भी हैं, नायलॉन की रोप्स भी हम लोग यूज करते हैं। तो हमने पढ़ा है किसके बारे में, आपके नायलॉन और रेयॉन के बारे में। अब हम एक एक्टिविटी लेते हैं। एक्टिविटी में क्या लिया आपने, एक आयरन का स्टैंड लिया, एक क्लैंप उसके ऊपर अटैच कर रखा है, और आपने कॉटन के थ्रेड जो कि अराउंड 80 सेंटीमीटर का है वो यहाँ पर बांध दिया। देन क्लैंप इज टाइड सो दैट इट हैंग्स फ्रीली फ्रॉम इट, और यहाँ पर एक क्लैंप से इस कॉटन थ्रेड को बांध दिया जिससे कॉटन थ्रेड जो है वो फ्रीली सस्पेंड हो। At the free end, suspend a pan so that the weight can be placed in it. यहाँ पर हमने इस धागे को एक पैन के साथ अटैच कर दिया है ताकि हम उसके अंदर कुछ एक वेट डाल सकें। अब हम वेट डाल डाल के इसके ऊपर देखेंगे कि जो धागे की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, यानी कि कितना वेट को वो बेयर कर सकता है। और ऐसे ही एक्टिविटी हम लोग कॉटन के थ्रेड के साथ और वूल के साथ, पॉलिएस्टर के साथ, सिल्क और नायलॉन के साथ हम लोग रिपीट करते हैं, सो दैट हम लोग ये देखें कि कौन सा जो धागा है वो कितना वेट को होल्ड कर सकता है, कितने वेट को वो बेयर कर सकता है। ठीक है, जो जितना जल्दी टूटेगा वो उतना ज्यादा कम स्ट्रॉन्ग होगा। तो हम लोग अलग अलग इसके जब हम लोगों ने इस एक्टिविटी को करेंगे तो आपको डेटा क्या निकल कर आएगा कि जो नायलॉन होता है ना, वो स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर होता है, यानी कि वो ज्यादा वेट को बेयर कर सकता है। दैट इज वाई इट इज यूज इन मेकिंग पैराशूट्स, और आपके जो रोप्स होती हैं जो कि रॉक क्लाइंबिंग में यूज होती हैं, उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, देन आता है नेक्स्ट फाइबर जिसका नाम है पॉलिएस्टर या एक्रेलिक फाइबर। पॉलिएस्टर फाइबर जो होता है ना, उसके अंदर रिंकल्स नहीं पड़ते। क्या नहीं पड़ते, रिंकल्स नहीं पड़ते, और इसीलिए इस फाइबर को वॉश करना आसान होता है, और वॉश कर दोगे तो उसके बाद उसको आपको आयरन करने की जरूरत नहीं होगी, यानी कि प्रेस करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए बहुत सारे ड्रेस मटेरियल्स जो होते हैं वो पॉलिएस्टर के बने हुए होते हैं। और टेरिलीन जो है वो एक पॉपुलर पॉलिएस्टर है, टेरिलीन के कपड़े भी पहने जाते हैं तो उनको प्रेस नहीं करना पड़ता हमको। और इस तरह से बहुत कॉमनली पॉलिएस्टर का यूज धीरे धीरे होने लगा। और उसके बाद एक और पॉलिएस्टर आता है जिसको हम बोलते हैं PET, पॉली इथिलीन टेट्रासाइक्लिन नाम का एक जो है आपका पॉलिएस्टर है, जो कि किसके बनाने के अंदर काम में आता है, जो कि आपके बॉटल्स होती है ना, वाटर बॉटल्स, उनको बनाने के काम में आता है।
और पीईटी जार्स जो होते हैं उनको हम लोग बेसिकली यूज करते हैं राइस और शुगर को स्टोर करने के। तो पीईटी किससे क्या बनाने के काम में आता है? बॉटल्स बनाने के काम में आता है। पीईटी की फुल फॉर्म होती है पॉलीइथिलीन टेट्राफथैलेट। पीएच यहाँ पर जो है, पी जो है यहाँ पर साइलेंट होता है, तो हम किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे? पॉलीइथिलीन टेट्राफथैलेट। तो बहुत ही कॉमन पॉलिएस्टर है जो कि बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स और दूसरे अनेक बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के काम में इसको हम लोग लेते हैं। ठीक है। देन पॉलिएस्टर जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, उसको हम बोलते हैं पॉलीएस्टर। तो पॉलीएस्टर यानी कि यहाँ पर पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, और एस्टर यानी कि यूनिट्स। तो जब बहुत सारी एस्टर की यूनिट्स आपस में कंबाइन करती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीएस्टर। क्या बोलते हैं? पॉलीएस्टर। ठीक है। तो ये एस्टर क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं जो कि फ्रूटी सी स्मेल देते हैं। ठीक है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय देयर नेम। उनको पॉलीकॉट, जैसे कि पॉलीकॉट में क्या होगा, उसमें कॉटन का ट्रेसेस होंगे। पॉलीवूल यानी कि उसके अंदर वूल से वो बना हुआ होगा। टेरीकॉट यानी कि जिसमें टेरिलीन और कॉटन दोनों होंगे। तो इस तरह से फाइबर के या फैब्रिक के नाम से पता चल जाएगा कि वो किस किस से मिलकर बना हुआ है। तो पॉलीकॉट जैसे कि एक मिक्सचर है पॉलिएस्टर और कॉटन का। पॉलीवूल जो है वो पॉलिएस्टर और वूल से मिलकर बना हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स जो हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको हम अलग अलग तरह के ड्रेस मटेरियल या दूसरी चीजें बनाने के काम में ले सकते हैं। सम क्लोथ्स जैसे कि हम लोग जो विंटर्स में पहनते हैं, जैसे कि स्वेटर्स हैं, शॉल हैं, ब्लैंकेट्स हैं, वो किससे बने हुए हो सकते हैं? एक्रिलिक फाइबर से बने हुए हो सकते हैं। तो एक्रिलिक फाइबर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, लाइट वेट होता है और वार्म होता है। अब हमें सर्दियों में हम जो कपड़े पहनेंगे उनका क्या होना जरूरी होगा? वार्म होना जरूरी होगा। तो अगर वो फाइबर स्ट्रॉन्ग होगा, लाइट वेट का होगा और वार्म होगा, तभी हम उसको विंटर्स में पहन सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे हमारे जो क्लोथिंग आइटम जिनको हम सर्दियों में पहनते हैं, दे आर मेड अप ऑफ एक्रिलिक फाइबर, जो कि हमें वूल जैसी लुक देता है। किसकी जैसी? वूल जैसी लुक और वूल जैसी वार्मथ देने का काम करता है। देखिए लिखा हुआ है विच रिजेंबल्स वूल, दिखने में भी और उसकी प्रॉपर्टीज में भी वूल से रिजेंबल करता है। ठीक है। इट इज अवेलेबल इन नंबर ऑफ कलर्स। बहुत सारे कलर्स में ये हमारे पास अवेलेबल है, और क्योंकि ये ड्यूरेबल है और अफोर्डेबल है नेचुरल वूल के कंपैरिजन में, दैट इज व्हाई इट इज बीइंग यूज्ड मोर। ठीक है। क्योंकि वूल जो होता है उसको मेंटेन करना उसको काफी मुश्किल होता है, अफोर्ड करना भी मुश्किल होता है। जो रियल वूल जो होता है उसको अफोर्ड करना भी मुश्किल होता है। तो मार्केट में उसका जो आर्टिफिशियल है या उसका जो कह सकते हैं कि चीटिंग कॉपी जो है वो एक्रिलिक फाइबर के फॉर्म में हमें अवेलेबल होती है। इसकी प्रॉपर्टीज ठीक उसके जैसी ही होती हैं, उसको मेंटेन करना भी काफी आसान होता है, इसलिए हम लोग एक्रिलिक फाइबर्स को भी यूज करते हैं। देन वूल जो होती है हमें बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज से मिलती है, पर एक्सपेंसिव होती है, हमने देखा है। और क्लोथ्स जो इससे बने हुए होते हैं एक्रिलिक फाइबर से अगर हम देखें तो वो काफी चीप होते हैं उसके कंपैरिजन में। तो सिंथेटिक फाइबर्स हमने देखा कि वो ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, यानी कि लॉन्ग टाइम तक के लिए चलते हैं। अफोर्डेबल भी काफी अच्छे हैं, अफोर्ड कर सकते हो आप इसको, क्योंकि जैसे वूल जो है, रियल वूल जो है, जैसे मान लीजिए पश्मीना है, पश्मीना का जो वूल होता है वो काफी महंगा होता है, बहुत ज्यादा महंगा होता है। तो उसको अगर हम कॉमन मैन को देखें तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए हम लोग एक्रिलिक फाइबर का यूज करते हैं। देन अगर आप सिंथेटिक फाइबर को बर्न करेंगे ना, यानी उसे जलाएंगे, तो आप देखेंगे कि उसका जो बिहेवियर है वो नेचुरल फाइबर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं ना वो हीट करने के बाद मेल्ट हो जाते हैं, बट एक्चुअली ये डिसएडवांटेज है क्योंकि दे कैच फायर इजीली। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं ना वो जल्दी आग को पकड़ते हैं, और अगर हम उनसे बने हुए कपड़े पहनेंगे और अगर मान लीजिए कपड़ों ने आग पकड़ ली तो इट मे हर्ट यू ऑल्सो, तो वो आपको भी हर्ट कर सकते हैं, आपकी बॉडी भी जल सकती है। तो इसीलिए फैब्रिक्स जो होते हैं वो मेल्ट करते हैं और हमारे कपड़ों से चिपक सकते हैं। तो वी शुड therefore not wear synthetic clothes while working in the kitchen or the laboratory। इसीलिए लेबोरेटरी और किचन में काम करते टाइम हमें क्या नहीं पहनने चाहिए? सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसीलिए लेबोरेटरी में काम करते टाइम आपको बोला जाता है कि आपको लैब कोट पहनना चाहिए जो कि कॉटन से बना हुआ होता है, और कॉटन जल्दी से आग नहीं पकड़ती। ठीक है। देन
ऑल सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स। जैसे कि सारे के सारे सिंथेटिक फाइबर्स जो भी होते हैं ना, वो कैसे बनाए जाते हैं? वो पेट्रोलियम से जो रॉ मटेरियल्स निकलते हैं उनकी अगर प्रोसेसिंग की जाए तो उनसे जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनसे सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं। तो ये जो रॉ मटेरियल जो कि पेट्रोकेमिकल वाले ओरिजिन के होते हैं उनको हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। तो नेक्स्ट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। चलिए हम इस चैप्टर की थोड़ी सी ब्रीफ रिविजन लेते हैं। रिविजन में हम लोग ने क्या इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सिंथेटिक फाइबर्स में हम लोगों ने रेयॉन के बारे में पढ़ा, नायलॉन के बारे में पढ़ा और पॉलिएस्टर, पॉलीवूल, पॉलीकॉटन, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरली ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेयॉन को हम लोग आर्टिफिशियल फाइबर की कैटेगरी में क्यों नहीं रखते हैं? तो रेयॉन जो होता है वो कम्प्लीटली आर्टिफिशियल फाइबर इसलिए नहीं है क्योंकि उसके अंदर प्लांट सोर्स भी एक यूज किया जाता है, जिसमें जो वुड पल्प लिया जाता है वो एक्चुअली में एक प्लांट सोर्स है, इसलिए उसको हम लोग कम्प्लीटली नेचुरल फाइबर नहीं कह सकते। तो फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर जो होगा वो होगा नायलॉन, ना कि रेयॉन। ठीक है, नायलॉन को लंदन और न्यूयॉर्क दोनों में डिस्कवर किया गया था, इसीलिए इसको कलेक्टिवली नायलॉन बोल दिया जाता है। तो नायलॉन की बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसी की वजह से नायलॉन को बेसिकली सिंथेटिक फाइबर बनाने के अंदर यूज किया जाता है, जैसे कि पैराशूट है, सॉक्स हैं, देन रोप्स हैं जो कि क्लाइंबिंग में यूज किए जाते हैं। तो ये सारे हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़े। देन पॉलिएस्टर और एक्रिलिक फाइबर के अंदर भी हम लोगों ने पढ़ा। पॉलिएस्टर जो होता है वो भी अलग अलग तरह के ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए यूज किया जाता है, बॉटल्स बनाने के लिए अंदर यूज किया जाता है। देन एक्रिलिक फाइबर को हम लोग विंटर्स में जनरली पहनते हैं क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो वूल जैसी होती हैं, वूल जैसा भी दिखता है और वार्मथ भी हमें वूल जैसी देता है, इसलिए हम लोग एक्रिलिक फाइबर को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।